हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं, उन सभी की जो लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपके यानी जो साइंस में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में कर पाएँ। इसके लिए यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन मैग्नीज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन सी कार्बन। क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। तथा पत्तियों में, किसमें? तथा पत्तियों में, जैसे तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। और पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं। तो बता दें कि यानी जो पादपों के लिए यानी नितांत रूप से यानी वृद्धि के लिए उपापचय, ये जो तत्व हैं ये बहुत ही जैसे जरूरी माने गए। और इन्हें जैसे दो भागों में विभाजित किया गया। कितने में? यानी इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने में? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले आपके हैं बृहत पोषक। क्या? बृहत पोषक में इसमें कार्बन, उसके अलावा आपका हाइड्रोजन के अलावा आपका ऑक्सीजन, उसके अलावा आपका फास्फोरस, उसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा सल्फर। ये सभी क्या है? ये किस में आते हैं? बृहत पोषक में आते हैं। और अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक में आपके आते हैं लौह के अलावा मैग्नीज के अलावा आपका तांबा के अलावा जिंक के अलावा आपका क्लोरीन। ये किस प्रकार के हैं? तो ये सूक्ष्म पोषक हैं। बृहत पोषक में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। सूक्ष्म पोषक में मैग्नीज, तांबा, जिंक, क्लोरीन। और यदि आपसे ये पूछा जाए पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी सी सही होगा, विटामिन। निम्नलिखित में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन नहीं है। क्या नहीं है? तो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। अब जैसे आपको बता दें, ऐसे पोषक
जो मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जो बहुत अधिक मात्रा में शरीर के लिए जरूरी, शरीर के लिए जरूरी यानी आवश्यक यानी जरूरी होते हैं उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। और मैक्रो पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन के अलावा आपका आता है लिपिड्स के अलावा आपका आता है, यानी लिपिड्स ये सभी किस में आते हैं? तो मैक्रो पोषक तत्व में आते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जो तत्व यानी बहुत ही कम मात्रा में शरीर को ज़रूरत होती है, जिन तत्वों की बहुत कम मात्रा में शरीर को ज़रूरत होती है उन्हें माइक्रो तत्व कहते हैं। जिन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है उन्हें माइक्रो तत्व कहते हैं। और माइक्रो तत्व कौन कौन से हैं? तो माइक्रो तत्व आपके लवण और विटामिन, ये क्या है? तो ये आपके माइक्रो तत्व हैं। किस तरह के तत्व हैं? तो ये आपके माइक्रो तत्व हैं। और जो मैक्रो तत्व होते हैं वो यानी शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और माइक्रो तत्व कौन से होते हैं? जिन्हें मतलब जिनकी यानी शरीर को कम ज़रूरत होती है, जिसमें आपका लवण और विटामिन आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लयन काय, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी जीन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी जीन। क्या कहा जाता है? उसे यानी जीन कहा जाता है। आपको बता दें केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जलिका मिलती है। तंतुओं की जलिका मिलती है। क्या मिलती है? तंतुओं की जलिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र
की संरचना दिखाई पड़ती है। केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जलिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए तेजी से मत चलें, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, या ऑप्शन डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप होता है। और ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये डीएनए आनुवांशिकी लक्षणों को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। उसके अलावा ये पूछा जाए कि यानी कौन सी ऐसे मतलब जो प्रोटीन के बने हुए डीएनए जो आपके यानी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए डीएनए प्रति, ऑप्शन बी एमआरएनए प्रति, ऑप्शन सी आरएनए प्रति, ऑप्शन डी डीएनए और आरएनए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी एमआरएनए। किसका? एमआरएनए का निर्माण होता है। तो जो एमआरएनए का जो ये निर्माण होता है, तो ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं, वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संरचनाएं डीएनए के जीन्स से स्थानांतरित होती हैं। स्थानांतरित होती हैं के जीन से स्थानांतरित होती हैं। अणुओं का नामकरण अणुओं का नामकरण 1961 में, कब? 1961 में 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोनार्ड द्वारा किया गया। और जो एमआरएनए है, क्या है? एमआरएनए को संदेश वाहक
आरएनए कहते हैं। संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरएनए संदेशवाहक किसे कहते हैं, तो एमआरएनए को कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मैसेंजर यानी आरएनए का मैसेंजर किसे कहा जाता है, तो एमआरएनए को कहा जाता है। तो आपके अलग अलग तरीके से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। जो आपके आरएनए के क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संरचनाएं डीएनए के जीन से स्थानांतरित होती हैं। अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा यानी मोनार्ड द्वारा किया गया और एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए का कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। ऑप्शन ए एमआरएनए कॉपी, ऑप्शन बी आरएनए कॉपी, ऑप्शन सी डीएनए कॉपी, ऑप्शन डी आईआरएनए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही ऑप्शन सी डीएनए कॉपी। प्रजनन के मूल कार्य के एक का निर्माण करना होता है, तो डीएनए कॉपी। किससे? डीएनए कॉपी। और आपको बता दें कि जो ये प्रजनन के दौरान मूल कार्य करने की एक जो डीएनए कॉपी का निर्माण होता है, और जो ये डीएनए ये अधिकांश मात्रा में केंद्रक में होते हैं। किस में होते हैं? ये अधिकांश मात्रा में केंद्रक में होते हैं। किस में होते हैं? ये अधिकांश मात्रा में ये केंद्रक में होते हैं। और इनकी जैसे कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलती है। किसमें? कुछ मात्रा यानी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। किसमें? यानी इनकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलती है। और इनकी जो खोज है वो 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 7, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी एनोटेशन, ऑप्शन सी सीक्वेंस असेंबली, ऑप्शन डी प्रोटियोमिक्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन बी एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी रिबो न्यूक्लियर एसिड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूर्ण रूप होगा। क्या होगा? रिबो न्यूक्लिक एसिड होगा। और आपको बता दें एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट
एक फॉस्फेट शर्करा होती है, एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक नाइट्रोजनी क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फास्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा यानी कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि ये जिसमें आपकी यानी सबसे अधिक होती है वो ऑक्सीजन कितनी यानी 65%। कितनी? 65% ऑक्सीजन, 65% ऑक्सीजन। उसके अलावा आपके अन्य तत्व हैं, उसमें कार्बन कितने परसेंट? तो 18%। उसके अलावा आपके हाइड्रोजन आपके 10%। उसके अलावा नाइट्रोजन कितना होता है? 3%। कैल्शियम होता 2%। और फास्फोरस होता है 1%। कितना? 1%। मुख्य इसमें 6 यानी अपने शरीर में कितने होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो कैल्शियम और फास्फोरस। कुल कितने होते हैं? 6 यानी मेन होते हैं। कितने? 6 मुख्य होते हैं और ये 6 यानी आपके मेन है। यदि आपको इस तरह का कभी प्रश्न पूछा जाए तो अब आप बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शन ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ऑप्शन सी सभी जीन, या ऑप्शन डी अपने जीन का 1/4 हिस्सा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो। और साथ के साथ आपको बता दें कि जब भी आप इस तरह की जो अपनी जितनी लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं उन सभी को आप देखें, तब एक कॉपी और एक पेन साथ लेके बैठें, क्योंकि इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आपको इस तरह के प्रश्न सही करने हैं तो आपको यानी बार बार इन्हें रिवीजन करना होगा और अच्छे से समझना होगा, तभी आप यानी अपने पेपर में कर पाएंगे। और यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लग रहा है या आपको कोई प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। और आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ पाएँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो आपको यानी पूरी तरह से यानी समझ पाए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।